स्टूडेंट नमस्कार। आप सब अपने घर पर अपने परिवार के साथ राजी खुशी होंगे, उम्मीद है मुझे। स्टूडेंट वैसे अपनी जो क्लासेज चल रही थी वो साइकोलॉजी की चल रही थी। जैसा कि आप जानते ही हो, अपने साइकोलॉजी की क्लासेज अभी कंटिन्यू कर रखी थी और उसमें भी मेनली मैंने ये ध्यान रखा था कि आपकी साइकोलॉजी, आपका बीएड का सिलेबस भी हो और साथ में कंपटीशन की क्लासेस भी हो। आज एक बहुत ही गर्व का दिन है। उस दिन को ध्यान में रखते हुए आज अपने जो है एक क्लास अलग से करने जा रहे हैं, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में जिसमें से प्रश्न आता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है ये भी। तो मेरे मन में आया कि ऐसे लोग जो अपने देश के लिए या फिर अपने राज्य के लिए या यूँ कहें कि पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक बने, उनको भी याद किया जाए। तो आज अपने जो क्लास लेकर चलेंगे वो है महाराणा प्रताप जी के ऊपर। महाराणा प्रताप जी को सबसे पहले मेरा सत सत नमन है। आप जानते हो आज 9 मई, और 9 मई जो है महाराणा प्रताप जी की जयंती का दिन होता है। इस दिन महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। तो आज अपने उन्हीं को ये क्लास समर्पित कर रहे हैं। और मैं ज़्यादा तथ्य नहीं बताऊंगा आज आपको, क्योंकि समय थोड़ा कम है। तो जो मेन बातें हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और वैसे भी महाराणा प्रताप जी से जुड़ी हुई खास बातें, उनकी अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने क्लास जो प्रारंभ करने जा रहे हैं, आप पेन कॉपी हाथ में रखें, क्योंकि कुछ घटनाएं जो है बीच में मैं आपको बोलकर बताऊंगा। कुछ घटनाएं मैंने लिखी हैं, आप उनको राइट डाउन कर लेना। तो देखिए, महाराणा प्रताप आप जानते ही हैं कि मेवाड़ के एक प्रतापी शासक थे। और ऐसे शासक थे जिन्होंने जीवन भर चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ रही हो, लेकिन उन्होंने कभी भी मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो एकमात्र अगर अपने कहें ऐसे प्रतापी शासक, और यहाँ तक कि इनके जो सानिध्य में रहे हैं, चाहे वो इनका हाथी हो राम प्रसाद, उन्होंने भी मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो इनकी अपनी चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ में सबसे पहली स्लाइड है, उसमें आप देखो सबसे पहले महाराणा प्रताप का अगर अपने परिचय प्राप्त करें तो महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह और महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंता बाई। तो जयवंता बाई और उदय सिंह, तो मेनली मैं आपको जयवंता बाई के बारे में घटना बताता हूँ। जयवंता बाई जो है इतनी वीर थी, इतनी साहसी थी कि उन्होंने इतने वीर पुरुष को, जो प्रतापी शासक महाराणा प्रताप को जन्म दिया। एक बार क्या हुआ, महाराणा प्रताप अपने भाई जगमाल के साथ खेल रहे थे। तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग था, वहाँ पर इनका जो जन्म हुआ था, आप जानते हैं। तो वहाँ ये खेल रहे थे, तो ये अचानक से एक जो बाघ है उन्होंने इनके ऊपर जो हमला किया। तो जयवंता बाई ने जब ये देखा तो जयवंता बाई भाग कर आई और उन्होंने उसको पकड़ा, और जो वो जीव था, जो जानवर था बाघ, उसको उन्होंने दो फाड़ कर दिया। तो इतनी प्रतापी माता हो जिसकी, तो वो शासक क्यों नहीं प्रतापी होगा। तो ऐसी थी जयवंता बाई। और जयवंता बाई के दो भाई थे, आप याद रखना, आपने मान सिंह नाम सुना होगा। तो जयवंता बाई के भाई का नाम भी मान सिंह था, और एक मान सिंह वो था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो जयवंता बाई के भाई मान सिंह और जो भान सिंह थे, वो जो थे आप जानते हो कि महाराणा प्रताप के मामा थे। अब चलिए, इनकी पत्नी का नाम क्या था महाराणा प्रताप की, उनकी पत्नी का नाम था अजबदे। तो महाराणा प्रताप के जो, अगर पूछा जाए, पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जयवंता बाई था, और पत्नी का नाम क्या था, अजबदे। जन्म इनका हुआ था 9 मई को 1540 को, कुंभलगढ़ में हुआ था, आप जानते ही हैं। और कुंभलगढ़ के जो कटारगढ़ था उसमें बादल महल, अगर यहाँ तक भी पूछा जाए कि कुंभलगढ़ के कहाँ पर हुआ था, तो अंत में आपको बादल महल बताना है। कटारगढ़ कुंभलगढ़ के अंदर ही है और उसके अंदर है बादल महल। उस महल के अंदर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद बचपन का नाम क्या था, कीका। तो इससे भी जो घटना जुड़ी हुई है कि महाराणा प्रताप हम नाम जानते हैं, लेकिन कीका क्यों कहते थे। कीका का मतलब होता है, जैसे अपने कहते हैं ना, आंखों का तारा, यानी बहुत ही प्यारा, जो दिल में बसा हुआ हो। तो ये उस क्षेत्र में, जो मेवाड़ क्षेत्र है, उसमें जो भील लोग थे, वो अपने बच्चों का आज भी अगर अपने देखें, उस क्षेत्र के जो लोग हैं, कीका नाम रखते हैं। और क्योंकि कीका नाम इसलिए इतना, महाराणा प्रताप का नाम भी था, और जो भील लोग थे प्यार से इनको कीका ही कहते थे, और इसी नाम से प्रसिद्ध भी रहे। और आप आज भी वहाँ के जो बच्चे हैं उनका नाम कीका रखा जाता है, जिसका मतलब होता है आंखों का तारा। तो ध्यान रखना। अच्छा, आपने एक सुना होगा कि आंखों का तारा होना या दिल का प्यारा होना, तो दोनों में फ़र्क क्या है।
मेरे हिसाब से दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो आंखों का तारा होगा वही दिल का प्यारा होगा, और जो दिल का प्यारा होगा वही आंखों का तारा होगा। तो आपने सुना भी है ना, अभी आंखें जो है वो रोती हैं और दिल जो है वो महसूस करता है। तो दोनों में एक बार ऐसे बात भी हुई कि कौन ज़्यादा त्याग करता है, तो दोनों समान त्याग करते हैं। आंखें कहती है कि तू महसूस करता है तो मैं रोती हूँ, और दिल कहता है तू देखती है तो मैं महसूस करता हूँ। तो दोनों एक जैसे ही हैं। तो चलो छोड़ो उस बात को, तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने। इनके घोड़े का नाम आप जानते हैं, प्रसिद्ध घोड़ा था चेतक, और चेतक की बात भी अपने करेंगे आगे कि युद्ध के अंदर चेतक घायल होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह पर पहुंचाता है। इसके बाद हाथी का नाम भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इनके हाथी का नाम था राम प्रसाद। और भी हाथी थे लेकिन जो प्रमुख हाथी था वो राम प्रसाद था। तो राम प्रसाद हाथी की खासियत क्या थी कि महाराणा प्रताप जब युद्ध में इसको लेकर लड़ रहे थे, तो क्योंकि वहाँ हाथियों का बहुत महत्व था उस समय युद्ध में, तो उधर अकबर के जो सेनापति रहे थे मान सिंह, उनके पास भी हाथी था, मर्दाना नाम का हाथी था, उसका नाम मर्दाना था अगर पूछ लिया जाए तो वहाँ पर जो राम प्रसाद था, राम प्रसाद मतलब इतना स्वामी भक्त था कि कहते हैं कि अकबर इसको ले गया था अपने वहाँ पर दरबार के अंदर, तो जहाँ अकबर रहता था। तो युद्ध के बाद इनको जो राम प्रसाद को वो ले गया, लेकिन जब उसने राम प्रसाद को केले वगैरह जैसे हाथी खाते हैं या कोई और अन्न देना चाहा, तो राम प्रसाद ने उनको नहीं खाया। तो अकबर ने जब ये बात देखी कि देखिए जो राम प्रसाद है जो महाराणा प्रताप का हाथी था, और उसको अकबर ने ले जाकर जब केले और जो भी सामग्री हाथी खाते हैं वो देनी चाहिए, तो उसने उसको खाया नहीं बल्कि उनका त्याग किया। और इस प्रकार से कहते हैं कि वहाँ पर वो भूखा रहते हुए उसने मौत को स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने जो स्वामी का दुश्मन था, ठीक है, उसके जो द्वारा दिया जाने वाला भोजन था उसको स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे स्वामी भक्त थे राम प्रसाद, और अकबर भी इस बात से बहुत हैरान हुए कि जिसका हाथी ही ऐसा है तो वो महाराणा प्रताप तो फिर ऐसा होना ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्लाइड में आप देखिए, अगर पूछा जाए कि महाराणा प्रताप के समकालीन मुगल शासक कौन थे, तो भी अपनी बात कर रहे हैं अकबर थे मुगल शासक जो कि महाराणा प्रताप के समकालीन थे। और अकबर ने बहुत कोशिश की थी महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने की, लेकिन अकबर टस से मस नहीं हुए थे। तो ऐसे जो वीर पुरुष थे, प्रतापी पुरुष थे महाराणा प्रताप, उनको मेरा सत सत नमन है। और ऐसे जो वीर हैं वो सदियों के बाद जन्म लेते हैं, जिसने राजस्थान की धरती को गौरवान्वित किया है। आगे देखिए, अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए या अधीनता स्वीकार कराने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। कितने शिष्टमंडल भेजे थे? 4। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि कितने शिष्टमंडल भेजे? 4। और उसमें क्रम पूछ लेते हैं, कई बार अगर प्रश्न को टफ बनाना होता है तो क्रम पूछ लेते हैं, कौन पहले गया था, कौन 2 नंबर पर गया, कौन 3 नंबर पर गया, कौन 4 नंबर पर गया, या चारों का क्रम पूछ लेते हैं, चारों का क्रम बताइए, सन पूछ लेते हैं। तो आपको याद कैसे रखना है, पहले तो मैं वैसे बताता हूँ। जैसे जलाल खां थे वो सबसे पहले गए थे 1572 में, 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई को, और 1572 में पहला जलाल खान को भेजा अकबर ने। लेकिन अकबर ने, आपको मैंने बताया कि किसी की भी एक भी नहीं सुनी, यानी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो सॉरी, जो प्रताप थे उन्होंने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर दूसरी बार उन्होंने मान सिंह को भेजा अकबर ने 1573 में, और फिर तीसरी बार भगवंत दास को भेजा था 1573 में ही, और चौथी बार टोडरमल को भेजा था 1573 में। तो याद रखना 1572 में केवल जलाल खान गए थे। ये प्रश्न भी बन सकता है कि कौन 1572 में गया था? जलाल खान। और 1573 में 3 गए थे, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ठीक है, तो इनका जो है वो क्रम है जो है सितंबर और नवंबर और दिसंबर। तो इनको याद रख लेना, ये 4 गए थे। अच्छा, आप ट्रिक से याद कर सकते हो, हिंदी में करना हो तो आप याद रख लेना जम्मा बट्टो। जम्मा बट्टो यानी पहला अक्षर नाम याद रख लेना, जम्मा बट्टो लिख लो, जम्मा बट्टो। अगर आपने ट्रिक रखनी है कि 4 जो शिष्टमंडल भेजे थे उनका नेतृत्व किन्होंने किया था, तो ये जम्मा बट्टो, यानी जय से जलाल खां, माँ से मान सिंह, बै से भगवंत दास और टो से टोडरमल। और इंग्लिश में अगर करना हो तो आप लगा लो JM, बी से भगवंत दास के लिए बी, और टी से टोडरमल के लिए टी, JMBT। जे से जलाल खान, M से मान सिंह, बी से
भगवंत दास और टी से टोडरमल। तो JMBT या फिर जम्मा भट्टो, ये ट्रिक याद कर लेना, आपको ये चारों के चारों शिष्टमंडल याद हो जाएंगे। सन बहुत इजी है, पहला 1572 में गया और उसके बाद सारे 1573 में। तो ज़्यादातर प्रश्न सन का पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा। अब देखिए चारों भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी की दीनता स्वीकार नहीं की। और नीचे मैंने नोट डाउन भी कर दिया है, आप राइट कर लेना इसको, कि प्रताप ने अकबर की दीनता को फिर भी स्वीकार नहीं किया। बहुत सारे प्रलोभन दिए गए, लेकिन अकबर की किसी भी प्रकार से कोई भी चाल थी वो महाराणा प्रताप को अपनी तरफ नहीं खींच सकी। इसके आगे देखिए जो महत्वपूर्ण बातें आपको मैं बता रहा हूँ कि जब ऐसा हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध। तो 1573 तक अकबर ने पूरे प्रयास किए, लेकिन कोई भी प्रयास जब सफल नहीं हुआ तो हल्दी घाटी का जो युद्ध उसका परिणाम हुआ। और हल्दी घाटी के युद्ध से पहले एक घटना भी घटी थी कि मान सिंह थे, वो जब गए थे शिष्टमंडल के रूप में, तो उन्होंने जो अकबर के दूत बनकर गए थे, तो महाराणा प्रताप ने उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया था। और भोज करने से पहले मान सिंह ने कहा कि जो महाराणा प्रताप जी हैं उनको बुलाओ, मैं उनके साथ भोजन करना चाहता हूँ। तो महाराणा प्रताप ने कहा नहीं, मैं नहीं आ सकता, आप युवराज के साथ ही भोजन कर लीजिए, मैं बीमार हूँ। तो मान सिंह को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो मान सिंह अपनी बात पर अड़ गए कि नहीं, अगर महाराणा प्रताप जी आएंगे तो उनके साथ ही भोजन करूँगा और साथ में बैठकर दो बातें भी कर लूँगा। लेकिन जब नहीं माने तो सरदारों ने कहा कि वो नहीं आएंगे। तो मान सिंह ने कहा क्यों नहीं आएंगे, तो उन्होंने कहा कि वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आपने मुग़लों की दीनता स्वीकार की है और आप जो है उनके बराबर बैठकर भोजन करने के समकक्ष नहीं हो सकते हो, क्योंकि वो जो राजपूत हैं और ऐसे राजपूत हैं जो अपने वचन के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन आपने मुग़लों की दीनता स्वीकार कर रखी है। तो जब ये बात कही तो मान सिंह को इस बात का बुरा लगा और मान सिंह बिना बोझ किए ही वहाँ से उठ खड़े हुए और कहने लगे कि ठीक है, फिर अगर ये बात है कि उनके मन में ये बात है तो मैं वापस आऊँगा और महाराणा प्रताप को अपने अधीन करके दिखाऊँगा। तो उसी का परिणाम हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में दो तथ्य आते हैं। 18 जून 1576 जो इसकी सही तारीख है, यही एग्ज़ाम में लिखी जाएगी। कई बार आ जाता है 21 जून, लेकिन 21 जून की जो तारीख है वो गोपीनाथ शर्मा जी के द्वारा, आपको दिख रहा होगा मैंने लिखा है, गोपीनाथ शर्मा जी के द्वारा अगर पूछा जाए तो 21 जून 1576 बताओगे। लेकिन अगर वैसे प्रश्न आता है गोपीनाथ शर्मा जी के अनुसार नहीं आता है तो 18 जून 1576 ही आपने उत्तर करना है, चाहे दोनों ही तारीखें दी हों। तो अगर 18 जून 1576 की बात करें तो ये देखना, ये आप याद रखना, आशीर्वाद जी थे, आशीर्वाद जी के द्वारा ये तारीख है जो बताएगी, क्योंकि इसका जो पता चला है तब उस समय के जो ग्रंथ थे, अभिलेख थे, उनसे ये पता चला है कि 18 जून 1576 को एक ही दिन के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था। अगर यही पूछा जाए कितने दिन चला था, कई बार हम लगा लेते हैं कि 18 जून को शायद शुरू हुआ होगा और 21 जून को ख़त्म हुआ होगा, ऐसा नहीं था। एक ही दिन के अंदर ये युद्ध पूरा हो गया था। 18 जून 1576 को सुबह प्रारंभ हुआ और शाम को ये ख़त्म भी हो गया था। तो याद रखना 18 जून 1576 सही तारीख है और 21 जून तभी करना है आपको जब गोपीनाथ शर्मा जी के अनुसार पूछा जाए तो अब हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में और तथ्य क्या है। हल्दी घाटी के युद्ध को, अच्छा, इसको एक नाम दिया था कर्नल टोड ने। आपको आज के प्रश्न में वो बताना है, लास्ट में मैंने वो प्रश्न डाला है तो वो नाम आपने बताना है कि हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने क्या कहा था। ये आपका आज का वर्क है, ठीक है। तो आप भी महाराणा प्रताप के बारे में जानकर रखते हैं तो मेरे को ये आप कमेंट में व्हाट्सएप के माध्यम से बताओगे, जिससे मेरे को पता चले कि आप कितनी जानकारी रखते हो महाराणा प्रताप के बारे में। तो हल्दी घाटी का युद्ध जब हुआ तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि सबसे पहले जो अटैक किसने किया था, अगर ये पूछा जाए तो सबसे पहले अटैक किया था जो महाराणा प्रताप थी उनकी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे, हरावल सेना के थे हकीम खां सूरी। तो एकमात्र मुसलमान जो कि महाराणा प्रताप की सेना की ओर से लड़े थे वो थे हकीम खां सूरी। तो उस मुसलमान हकीम खां सूरी ने सबसे पहले अटैक किया था। और ये हरावल दस्ते क्या होते हैं, जैसे मान लो हरावल क्या थे, अग्रिम पंक्ति की जो सेना थी उसका नाम था हरावल। तो हरावल दस्ते की ये सेना के प्रमुख थे हकीम खां सूरी। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी तरफ से आक्रमण किया था। और अगर अपने कहें कि हकीम खां सूरी ने आक्रमण किया तो ये युद्ध हुआ कब, कैसे हुआ, तो देखिए जो खमनोर की पहाड़ियाँ थी वहाँ थी महाराणा प्रताप की सेना, और इधर जो नीचे था जो मोलेला गांव था, टेराकोटा के लिए जाना जाता है मोलेला गांव, आप जानते हैं, वहाँ पर
थी मान सिंह की सेना, और वो पहाड़ी पर थे और मान सिंह की सेना नीचे थी। तो जो नीचे से रसद सामग्री जा रही थी, खान पान जा रहा था, वो मान सिंह ने रोक लिया था कि ऊपर जब रसद सामग्री नहीं पहुंचेगी तो अपने आप जो महाराणा प्रताप की सेना है वो नीचे आएगी और फिर युद्ध किया जाएगा। लेकिन जब इस बात का पता महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते के हकीम खान सूरी को पता चला कि उन्होंने रसद सामग्री रोक ली है, तो उन्होंने उचित ये समझा कि अब हमें अटैक करना चाहिए, क्योंकि अगर रसद सामग्री नहीं पहुंचेगी तो हम कितने दिन तक यहाँ पर रह पाएंगे। तब उन्होंने पहला आक्रमण उनकी तरफ से किया था। तो अब उसकी तरफ से अगर और पूछा जाए तो मेवाड़ की तरफ से बहुत प्रमुख लोगों के नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। हकीम खान सूरी हिरावल दस्ते के प्रमुख थे, उन्होंने अटैक किया। इसके अलावा पूंजा थे, बीदा थे। बीदा जिन्होंने महाराणा प्रताप के घायल होने पर राज चिन्ह को धारण करके युद्ध में डटे रहे थे और महाराणा प्रताप को सुरक्षित वहाँ से निकाला था। पूछा जाता है कई बार कि किसने महाराणा प्रताप को युद्ध स्थल से सुरक्षित निकाला था, तो उनका नाम था बीदा। ठीक है, उन्होंने ही राजचिन्ह को धारण किया था ताकि दूसरे जो सैनिक हैं वो अपना हौसला ना हारे और ये समझें, मान सिंह और भी ये समझें कि महाराणा प्रताप अभी युद्ध स्थल पर ही है, लेकिन उनको बचाकर वहाँ से निकाला गया था। अच्छा, इसके अलावा थे बीदा के अलावा थे जालामान। जाला बीदा, जालामान, पूंजा या भामाशाह, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो महाराणा प्रताप की ओर से लड़े थे और इनका नाम प्रमुखतः लिया जाता है। और हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर जो मुगल थे उन अकबर की ओर से थे, वो प्रधान सेनापति आपको पता ही है मान सिंह थे। और मान सिंह ने जो योजना बनाई थी ये कि अजमेर का जो किला था उसमें ये योजना बनाई थी। तो अजमेर के किले में आपको पता है कि मैगजीन दुर्ग आपने सुना होगा कि वहाँ पर उनका शास्त्रागार था और वहाँ पर इन्होंने योजना बनाई थी कि किस प्रकार से हम अटैक करेंगे हल्दी घाटी के युद्ध के लिए। तो वो योजना वहीं पर बनी थी, अजमेर के जो मैगजीन दुर्ग था वहाँ पर बनी थी। और कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि अजमेर के कौन से दुर्ग में, मैगजीन दुर्ग में बनी थी और वहीं पर ही अकबर का शास्त्रागार भी था, यानी शस्त्र जो थे भंडार वहीं पर थे। और अकबर की तरफ से मान सिंह तो प्रमुख थे। इसके अलावा जो अगर पूछ लिया जाए तो वो थे आसफ खान थे, इसके अलावा मेहतर खान थे और एक थे बहलोल खान। तो ये प्रमुख थे जो मान सिंह के साथ थे। तो होता क्या है कि जो मेवाड़ की तरफ से युद्ध लड़ा जा रहा था, तो मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे वो चेतक घोड़े के साथ और राम प्रसाद हाथी के साथ युद्ध लड़ रहे थे। और उन्होंने क्या किया कि ये अपने भाले से अटैक किया। किस पर अटैक किया? मान सिंह के ऊपर अटैक किया। जब वार किया तो वो जो भाला था, जो मान सिंह थे उनको पता लग गया और वो नीचे झुक गए और भाला जो था वो उनके जो पीछे सुरक्षा के लिए जिस पर बैठे हुए थे हाथी के ऊपर, उसके ऊपर जाकर लगा और मान सिंह उससे बाल बाल बच गए। तो उधर से बहलोल खां को जब ये पता चला कि प्रताप जो है वो अटैक कर रहे हैं, तो बहलोल खां महाराणा प्रताप की ओर बढ़ रहे थे, तो तभी महाराणा प्रताप ने तलवार से बहलोल खां के जो वो घोड़े पर बैठे हुए थे उस पर वार किया। और कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने इतना ज़बरदस्त वार किया था कि बहलोल खान के साथ साथ जो घोड़ा था जिस पर वो बैठे थे उसके भी उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए थे। तो इतना तगड़ा ज़बरदस्त वार किया था और इतनी ताकत थी महाराणा प्रताप में कि उन्होंने बहलोल खां के साथ साथ घोड़े के भी 2 टुकड़े कर दिए थे। तो अब वो युद्ध चला और युद्ध में क्या हुआ कि जो चेतक था उसके जो हाथी था, मर्दाना था, मान सिंह के पास हाथी, जो अकबर के हाथी का नाम था, और इधर जो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था वो था राम प्रसाद। तो मर्दाना के जो तलवार बंधी हुई थी सूंड के साथ, वो कहीं जाकर उसके चेतक के पांव पर लगी और चेतक क्या हो गया, घायल हो गया। जब घायल हो गया चेतक तो उसने हार नहीं मानी, फिर भी वो महाराणा प्रताप को लेकर लड़ता रहा। लेकिन जब बीदा ने देखा कि अब क्या है कि जो सेना है बहुत कम रह गई है और जो चेतक भी घायल हो चुका है, और कहते हैं कि जो महाराणा प्रताप थे इनके सीने पर भी 80 घाव थे, तो भी ये लड़ते रहे थे, ऐसा कहा जाता है। तो तब जब ये देखा बीदा ने, तो बीदा ने महाराणा प्रताप को वहाँ से निकालने के लिए उपाय किया और उन्होंने क्या किया, जो राज चिन्ह था वो अपने सिर पर धारण किया ताकि महाराणा प्रताप की जो छवि थी वो बनी रहे, सब सैनिकों को ये लगे कि महाराणा प्रताप हमारे साथ है, और उधर से महान सिंह भी ये समझे कि महाराणा प्रताप यहीं पर हैं। तो उन्होंने राज चिन्ह धारण किया और महाराणा प्रताप को वहाँ से सुरक्षित निकाला। तो अब देखिए ऐसा हुआ क्यों कि जो महाराणा प्रताप हालांकि यहाँ हारे नहीं थे, हालांकि उनकी सेना बहुत कम थी, सेना का अनुपात 1:4 का था। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप के पास केवल 20,000 सेना थी और उधर जो अकबर की तरफ से मान सिंह था उसके पास 80,000 सैनिक थे। लेकिन फिर भी उन्होंने देखिए मुकाबला किया और अंत तक अपनी हार नहीं मानी, क्योंकि महाराणा प्रताप हार नहीं माने थे।
वहाँ से वो सुरक्षित निकल गए थे। और जो मुग़ल थे और मान सिंह थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन फिर भी वो वहाँ पर विजय हासिल नहीं कर पाए थे। तो आपने ये जो नीचे मैंने कुछ कंटेंट लिखे हैं, आप इनको राइट डाउन कर लेना स्टूडेंट। आगे अपने देखते हैं क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ, अकबर ने प्रताप के विरुद्ध फिर सैन्य अभियान शुरू किए। जब वो महाराणा प्रताप को अपनी दीनता स्वीकार नहीं करा सका, हल्दी घाटी के युद्ध में नहीं हरा सका, तो उसने फिर सैन्य अभियान शुरू किए। तो सैन्य अभियान भी अगर पूछा जाए कि कितनी बार हुए, देखिए इसमें शहबाज खान है वो प्रमुख है, इसको 3 बार भेजा शहबाज खान को अकबर ने, 1577 में, 78 में और 79 में। तो 1577, 78 और 79, ये तीनों डेट किसके साथ हैं, शहबाज खान के साथ। ये डेट आप याद रखना। 3 बार कौन गया था, शहबाज खान। लेकिन प्रताप तो टस से मस नहीं होने वाले थे, सैन्य अभियान भी हुए तो भी वो असफल रहे अकबर को महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने में। इसके बाद 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना इनको भेजा, बहुत प्रसिद्ध नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, ये भी वहाँ गए उनको सैन्य अभियान लेकर, लेकिन ये भी असफल ही लौटे 1580 में। फिर 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। दिवेर के युद्ध जब तक हुआ था तब तक महाराणा प्रताप हालांकि पहाड़ियों में थे, तो उन्होंने अपनी सेना को दोबारा से संगठित कर लिया था। बहुत उनकी सेना पहले नुकसान हो चुका था, तो दोबारा सेना खड़ी कर ली थी। और तब उन्होंने 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। और उस दिवेर के युद्ध के लिए एक शब्द भी बोला जाता है कर्नल टोड के द्वारा, इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। और मैंने आपको पूछा हल्दी घाटी के युद्ध का क्या कर्नल टोड ने क्या कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को, वो आपने बताना है। लेकिन दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, याद रखना। अगर प्रश्न आ जाए मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है, तो वहाँ आप करोगे दिवेर का युद्ध, जो कि 1582 में हुआ था। तो प्रताप की सेना इसमें जीती थी। मेवाड़ जो सेना थी वो मेवाड़ का मैराथन यानी दिवेर का युद्ध था, उसमें वो जीती थी। इसके बाद 1584 में फिर एक सैन्य अभियान जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में गया था। और जगन्नाथ कछवाहा अंतिम सैन्य अभियान लेकर गए थे, लेकिन ये भी क्या रहा था, असफल रहा था, यानी महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसके बाद 1585 में जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने अपनी जो राजधानी को बदला, तो उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई थी चावंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो नई राजधानी इन्होंने चावंड बनाई, वो पहले जो राजधानी थी कुंभलगढ़ के अंदर थे, तो उसको छोड़कर इन्होंने चावंड को नई राजधानी बनाया था। और उसके बाद 19 जनवरी 1597 ईस्वी को ये जो महान प्रतापी शासक थे ये इस दुनिया से विदा हुए, इनका देहांत हुआ 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। तो आपसे अगर ये प्रश्न भी पूछा जाए कि महाराणा प्रताप कितने वर्ष तक युद्ध लड़ते रहे मुगलों के विरुद्ध, तो ये 1572 से शुरू किया था और 1597 यानी 25 वर्ष तक, इसका उत्तर क्या आएगा, 25 वर्ष तक इन्होंने मुगलों से संघर्ष किया, लेकिन उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की है। तो अपने को भी इससे प्रेरणा लेनी है। ये कोरोना जो है चाहे कितना भी क्यों ना हमारे सामने खड़ा हो, तो हमें इसे संघर्ष करना है और हमें निश्चित करना है कि हम इससे जीतेंगे। इसके बाद देखिए इनका दाह संस्कार पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप इनका दाह संस्कार कहाँ हुआ, बांडोली में हुआ था इनका दाह संस्कार। और वहाँ पर 8 खंभों की छतरी बनी हुई है इनकी याद में। तो कितने खंभों की छतरी पूछ लिया जाए तो 8 खंभों की छतरी। दाह संस्कार बांडोली में हुआ था। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में इनका देहांत हुआ। देखना देहांत चावंड में हुआ है, लेकिन दाह संस्कार बांडोली में हुआ और वहाँ पर 8 खंभों की छतरी है। तो अब जो मैंने प्रश्न पूछा था वो मैंने लिखा भी है कि थोड़ा अलग अलग ढंग से लिखा, मेवाड़ की थर्मोपोली किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर आपको देना है। तो जो मेन बातें थी आज मैंने आपको बताई है, आप लोग भी इनको राइट डाउन कर लेना और याद कर लेना। बहुत कुछ और भी है महाराणा प्रताप के बारे में, तो वो फिर कभी क्लास होगी तो उस समय अपने उनको याद करेंगे, उनको राइट डाउन करेंगे। और अंत में फिर से इस महान प्रतापी शासक महाराणा प्रताप जी को मेरा सत सत नमन। जय महाराणा प्रताप, जय मेवाड़, जय राजस्थान। थैंक यू।